हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक और नया टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। साइकोलॉजी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी इट हैज़ द टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगस। मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस से। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो मनोविज्ञान का मीनिंग हुआ आत्मा का अध्ययन करना। जब साइकोलॉजी शब्द आया था तब ये माना जाता था कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन है। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च होती गई तो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब जो माना जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड और बिहेवियर की एक स्टडी है, अध्ययन है। नेक्स्ट है वुडवर्थ की एक डेफिनेशन है, वो है फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट्स माइंड, देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया और फिर अपनी चेतना खोई। इसलिए डेफिनेशन है क्योंकि जब पहला साइकोलॉजी शब्द आया था तब माना जाता था कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन है। फिर कहा गया कि मन का अध्ययन है और फिर माना गया कि ये एक चेतना का अध्ययन है। तो धीरे धीरे रिसर्च होती गई तो अब क्या माना जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी है। नेक्स्ट है इनिशियल यूज़ ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, रुडोल्फ गोखले। मनोविज्ञान शब्द का प्रारंभिक प्रयोग रुडोल्फ गोखले है। सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया था वो इन्होंने किया था 1590 में। नेक्स्ट है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। तो शैक्षिक मनोविज्ञानिक के जनक जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है। आपको जो है ये ध्यान में रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। जो संरचनावाद थे उनका मानना था कि ये जो है वो किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर को पढ़ने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि ये चीज़ जो है बनी कैसे है और किस चीज़ से बनाई गई है। तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर थे वो थे हमारे विलियम वुंट, और ये जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हैं। पेपर में पूछा जाता है कि मनोविज्ञानिक के जनक कौन हैं, वो हैं विलियम वुंट, और इस क्वेश्चन को जो बहुत बच्चे गलत भी करके आते हैं। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का सबसे पुराना मेथड कौन सा है, वो है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और ये मेथड भी जो है विलियम वुंट ने ही दिया था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ द साइकोलॉजी एट लिपिजिंग जर्मनी इन 1879। 1879 में जर्मनी के लिपिजिंग में मनोवैज्ञानिक की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जो आपकी साइकोलॉजी की लैब है वो सबसे पहले जर्मनी में स्थापित की थी, और ये विलियम वुंट ने ही की थी 1879 में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी इन इंडिया वाज ओपन्ड बाय। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी। तो ये तो था कि ये हो गया कि फर्स्ट लैब किसने खोली थी, तो विलियम वुंट ने खोली थी। अब पूछा जा रहा है कि भारत में किसने खोली थी, तो भारत में खोली थी एस.एन. सेन गुप्ता ने। ये खोली थी इन्होंने कोलकाता में 1916 में। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। अब ये जो है वो किसी भी चीज़ के फंक्शन को जानने में फोकस करते थे कि उसका यूज़ क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है। तो फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो हैं हमारे विलियम जेम्स, जो फंक्शन को जानने में फोकस करते थे कि इस चीज़ का यूज़ क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है। अब विलियम जेम्स को जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स की एक फेमस बुक है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। ये बुक जो है पेपर में पूछी जाती है। बुक का आपको नाम भी याद रखना है और ये बुक किसने लिखी थी,
ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण के जो जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वाज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण के जनक जो है सिगमंड फ्रॉइड थे। नेक्स्ट है, इन्होंने 3 स्टेट्स ऑफ माइंड दी थी। वो 3 स्टेट्स थी हमारी ईड, ईगो और सुपर ईगो। मन की 3 अवस्थाएं दी थी इन्होंने, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड में जो है कोई भी व्यक्ति अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता है। इसमें व्यक्ति जो है कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है। वो उसका सिर्फ एक ही फोकस होता है कि उसे अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है। फिर वो अपनी जो डिज़ायर है उसको गलत रास्ते पर जाके ही क्यों ना सेटिस्फाई करे, वो कोई भी रूल्स को नहीं मानता है। इसलिए इसे जो है प्लेजर का भी प्रिंसिपल कहा गया है। प्लेजर का प्रिंसिपल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो कुछ भी अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करता है, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। डिज़ायर्स आपकी कुछ भी हो सकती हैं, भूख प्यास कुछ भी। नेक्स्ट है आपकी ईगो। ईगो में वो अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्लानिंग करता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा मुझे। और नेक्स्ट है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो में जो है पर्सन जो है सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है, और जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वो बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा। नेक्स्ट है ईड इज़ ए पार्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ईड जो है वो अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है, और लिबिडो जो है इसको जो है ईड का पार्ट माना गया है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबिडो इज़ द पार्ट ऑफ, तो लिबिडो किसका पार्ट है? ईड का पार्ट है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस थ्योरी में ओडिपस और इलेक्ट्रा की भी बात की गई है। ये मैंने आपको साइको एनालिसिस फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ाया है, आप उधर से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म, जिसे हम व्यवहारवादी भी कहते हैं। जे.बी. वॉटसन वाज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो हैं हमारे जे.बी. वॉटसन। और जे.बी. वॉटसन ने ही जो है कंसेप्ट ऑफ एसआर दिया है। एसआर मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कंसेप्ट है ये जे.बी. वॉटसन ने ही दिया है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटीज़ थ्योरी। तो ये 4 पर्सनैलिटीज़ की थ्योरी हैं, इनको आपको नाम याद रखने हैं, और किसने किसने दी हैं इनके भी आपको नाम याद रखना है। फर्स्ट है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी जो हम अभी पढ़ के आए हैं। सेकंड है हमारी सोशियो साइकोलॉजिस्ट थ्योरी। थर्ड है हमारी ट्रेड थ्योरी जो कि अल्पोर्ट ने दी है। और फोर्थ है हमारी सेल्फ थ्योरी जो कि किसने दी है? कार्ल रोजर ने दी है। और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है वो फ्राइड ने दी है। नेक्स्ट है कार्ल रोजर। इन्होंने जो पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है उसका नाम है सेल्फ थ्योरी, स्वयं का सिद्धांत। इन्होंने 3 मेन कंपोनेंट दिए हैं। पहले है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है हमारा सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और तीसरा है हमारा सेल्फ एफिकेसी। तो सबसे पहला है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे हम स्व अवधारणा कहते हैं। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ये होता है कि एक इंसान या एक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में उसकी क्या ओपिनियन है, वो खुद को लेकर उसके खुद की इमेज क्या है, वो अपने बारे में क्या सोचता है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, अपने बिहेवियर को लेके उसके बारे में क्या इमेज है उसकी खुद की। तो ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं पॉजिटिव में हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और नेगेटिव में हो सकता है कि मैं जो है स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं अगली दिखता हूँ। तो ये एक नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको एक लाइन में कहें तो आपकी ही नज़रों में क्या इमेज है उसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एस्टीम, जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं। अब इसका मतलब होता है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। हमें जो है कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका भी लो होगा और दूसरे वाले का भी लो होगा जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो।
तो सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा कि आपका सेल्फ एस्टीम क्या होगा, लो होगा। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जो है या हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब में जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो आप खुद पर कितना भरोसा करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो खुद पर बिलीव करता है, कितना वो अपनी क्षमताओं में विश्वास रखता है कि मैं ये काम कर लूँगा, ये कोई भी टास्क जो है मैं इसे ले रहा हूँ, इसको कर पाऊँगा। अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो उसको कितने अच्छे तरीके से वो उसको सॉल्व कर पाएगा या कितना उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा, उसे क्या कहते हैं, हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। कि आपको अपनी ही क्षमताओं पर कितना विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया एक कि हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि हमारी जो है, हमारी नज़रों में हमारी क्या इमेज है, उसे ही क्या कहते हैं, हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मोटिवेशन क्या होती है कि यह एक ऐसी इंट्रिंसिक पावर होती है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने का काम करती है। जैसे किसी काम को करने के लिए अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप उस काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब ये मोटिवेशन जो है दो तरह की होती है, अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं। पहले हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जो आप में खुद में है, आपके अंदर जो है एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मुझे जो है टेट का पेपर क्लियर करना है। तो आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको क्या अंदर से आप मोटिवेट हो कि मुझे पढ़ना है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो उस काम के लिए कि आपको टेट का पेपर क्लियर करना है। तो आप क्या इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो इस काम के लिए। दूसरी हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसमें क्या है, हमें जो है बाहर से मोटिवेट करना, मतलब आपको कोई दूसरा पर्सन मोटिवेट करेगा किसी काम को करने के लिए। जैसे आपके घर वाले बोलेंगे कि अगर तुम टेट में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें स्कूटी लेके दूंगा या मैं बाइक लेके दे दूंगा। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस काम को करो तो हम आपको ये चीज़ देंगे, रेनफोर्समेंट मिलेगी आपको, या कोई रिवार्ड मिलेगा कि अगर आप ये काम करते हो तो मैं आपको ये चीज़ लेके दूंगा। तो ये क्या था, मोटिवेशन था। एक मोटिवेशन साइकिल है जिसमें सबसे पहला है हमारा नीड। हमें जो है किसी काम की ये जॉब की ज़रूरत होगी तभी क्या करते हैं, हम उस काम को करते हैं। मतलब अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी क्या करोगे, आप उस काम को करोगे। अब जो नीड है वो कुछ भी हो सकती है, नौकरी हो सकती है, भूख हो सकती है, प्यास हो सकती है। तो नीड आपकी कुछ भी हो सकती है। अब इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी नीड है जॉब लेना, ये आपकी नीड होगी कि आपको नौकरी लेनी है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइव। अब ड्राइव जो है एक फोर्स की तरह काम करता है जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करे। जैसे मान लो आपकी कोई सहेली है और आपको जो है उसने कहा कि अगर तुमने जॉब नहीं ली तो मेरे घर वाले जो है किसी और के साथ शादी कर देंगे। तो आपकी जो सहेली है वो आपको फोर्स कर रही है कि आप जॉब लो। तो आपको ये जो फोर्स है वो एक्शन लेने की मजबूर आपको कोई भी कर सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। लेकिन हमने माना कि आपकी सहेली आपको मजबूर कर रही है कि तुम जो है जॉब लो। तो अराउजल क्या हुआ, उत्तेजना होगी कि अब आपके माइंड में आया कि नहीं, नौकरी तो मुझे लेनी पड़ेगी वरना घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देंगे। तो अराउजल क्या है, उत्तेजना, कि आपको जो है अब एक काम करना पड़ेगा कि मुझे नौकरी लेनी है। तो आपने शुरू कर दिया काम करना। नेक्स्ट है हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कि अब आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो, आपने बुक्स खोल ली और आप दिन रात मेहनत कर रहे हो अपनी नौकरी के लिए कि मुझे अब तो नौकरी लेनी ही पड़ेगी। तो आपने दिन रात मेहनत की और उसके बाद आप पहुंच गए अचीवमेंट में कि अब आपको जो है जॉब मिल गई। तो जब आपको जॉब मिल गई तो क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ अराउजल, कि आपको जो मजबूर किया था कि नौकरी लो, तो वो क्या हो, रिडक्शन। अब आपकी जो उत्तेजना थी कि आप में जो उत्साह था कि मुझे नौकरी लेनी है, वो क्या हुआ, वो दूर हो गया। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती है, मोटिवेशनल साइकिल, कि आपकी कोई भी ज़रूरत है, आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, फिर आपको कोई एक्शन लेने के लिए कोई मजबूर करते हैं। नेक्स्ट जो अराउजल है, आप में उत्तेजना आती है कि मुझे अब तो ये काम करना ही पड़ेगा। और गोल डायरेक्टेड में आता है कि अब आप उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और अचीवमेंट की, जब आपको वो चीज़ मिल गई, आप उस वहाँ तक पहुँच गए। और रिडक्शन ऑफ अराउजल कि अब आपको वो मिल गई तो आपकी जो आपके अंदर जो उत्साह था वो रिड्यूस हो गया। तो ये साइकिल जो है ऐसे ही चलती है, कोई भी आपकी जो नीड है वो ऐसे ही काम करेगी। ये होगी आपकी मोटिवेशनल साइकिल। नेक्स्ट है हमारी मास्लो थ्योरी। मास्लो ने जो है वो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दी है, मानव प्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने जो है मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की है। तो इन्होंने कुछ 5 स्टेप बताए हुए हैं इसमें। सबसे पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है हमारा सेफ्टी नीड, थर्ड है हमारा बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, फोर्थ है हमारा एस्टीम नीड और फिफ्थ है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो सबसे पहली है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें जो आपकी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स में क्या आ जाएगा, खाना, पानी, रेस्ट, ये आ जाएगा इसमें। तो इस थ्योरी में कहा गया था कि जब तक आपकी एक नीड नहीं पूरी हो जाती तब तक आप दूसरी की ओर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहली हमारी नीड है कि हमें खाना पानी मिल रहा है, तो हमारी क्या ये बेसिक नीड पूरी होगी। तो अब हमारी दूसरी इच्छा होगी कि हमें जो है एक सेफ्टी नीड मिले, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी मिले। इसमें आ जाएगा कि हम जो है रहने के लिए घर होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो सेफ्टी नीड्स में ये आ जाएगा कि आप अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हो। जब आपको खाना पानी मिल जाएगा, ये आपकी बेसिक नीड्स थी। अब बेसिक नीड्स के बाद आप सोचोगे कि अब जो है मुझे रहने के लिए घर होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी भी होनी चाहिए। जब आपकी सेकंड नीड भी पूरी हो जाएगी कि अब आपको रहने के लिए घर भी मिल गया, आपके पास नौकरी भी है, तो आप थर्ड नीड की ओर जाओगे। तो थर्ड आपकी जो ज़रूरत है वो होगी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। तो अब क्या है, इसमें क्या आप रिलेशन बनाना शुरू कर दोगे। इसमें क्या आप शादी करोगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी आप बनाओगे। तो ये होगी आपकी थर्ड नीड्स। इसमें आप चाहते हो कि लोग जो है मुझसे प्यार करें, तो ये आपकी थर्ड नीड्स में आ जाएगा और इसी में आप जो है वो शादी भी करोगे। नेक्स्ट है हमारा एस्टीम नीड्स। अब खाना भी मिल गया, रहने के लिए घर भी मिल गया, अब शादी भी होगी। अब क्या आप चाहोगे कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपका जो है समाज में नाम हो, आपकी जो आप चाहोगे कि मेरी भी एक पहचान हो सोसाइटी में। तो ये फोर्थ नीड होगी आपकी एस्टीम नीड्स, आपका भी जो लोग सम्मान करें। जब आपकी 4 ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी फिफ्थ होगी और लास्ट हाईएस्ट जो है आपकी, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ तक जो ये सबसे हाईएस्ट नीड है और यहाँ तक जो है वो कोई पर्सन ही जाके पहुँच पाता है। इसमें व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए वो काम करता है। तो आपसे जो है पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो है फर्स्ट कौन सी है या सबसे लास्ट वाली कौन सी है, या ऐसे पूछ सकता है कि सेफ्टी नीड्स के बाद कौन सी नीड आती है। तो आपको ये 5 नीड्स याद करनी पड़ेंगी और सीक्वेंसली आप इनको याद करोगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानीकरण। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है ये दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने
3 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई हैं। पहली हमारी पॉजिटिव लर्निंग, सकारात्मक सीख, दूसरी हमारी ज़ीरो लर्निंग, शून्य सीखना, और तीसरी हमारी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो पहली हमारी है पॉजिटिव लर्निंग, जिसमें हेल्प यू अप्लाई नॉलेज टू ए न्यू सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि जो काम आपने पहले सीखा है वो आपको हेल्प करेगा आगे कोई काम करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने साइकिल सीखी है, तो साइकिल अगर आपको आती है तो ये आपको हेल्प कर रही है स्कूटी को चलाने में। तो ये क्या सेम वर्क है, अगर आपने साइकिल सीखी है तो आपको ये हेल्प कर रही है स्कूटी चलाने में। तो ये क्या एक पॉजिटिव लर्निंग है जो आपको हेल्प करे, जो आपने पहले सीखा है वो आगे जाके आपको हेल्प करे, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव लर्निंग में आता है। नेक्स्ट है हमारा शून्य लर्निंग, जिसे हम ज़ीरो लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या, ओल्ड नॉलेज हैव नो इफ़ेक्ट ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स और नॉलेज। पुराने ज्ञान का नए ज्ञान कौशल सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपने काम सीखा है वो आपके दूसरे काम में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे आप खाना बनाना जानते हो और डांस करना, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। खाना बनाने से डांस करने में कोई रिलेशन तो है नहीं, खाना अलग अपनी जगह है और डांस करना अपनी जगह है। तो जो काम आपको आपका ओल्ड नॉलेज न्यू नॉलेज में इफ़ेक्ट ना करे, उसे कहते हैं हम शून्य सीखना या फिर ज़ीरो लर्निंग। थर्ड लर्निंग है हमारी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसका तात्पर्य नई शिक्षा में पिछले ज्ञान का हस्तक्षेप से है। इट रेफर्स टू द इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज विद न्यू सिचुएशन। इसमें आपको जो आपने पहले सीखा होता है वो आपको नई चीज़ जो सीखने में उसमें बाधा उत्पन्न करे, उसे हम नेगेटिव लर्निंग कहते हैं। जैसे बास्केटबॉल जो है, फुटबॉल जो बास्केटबॉल है वो फुटबॉल में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिस बास्केटबॉल को आपको क्या करना होता है, हाथ से खेलना होता है और बास्केट में डालना होता है, लेकिन फुटबॉल में क्या होता है, आपको पैरों से खेलना होता है और गोल करना होता है। तो हम क्या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते हम उसको पैरों के साथ खेलने लग जाते हैं। तो ये क्या, आपकी ओल्ड नॉलेज आपको न्यू नॉलेज में बाधा उत्पन्न करे, उसे हम नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसने दी थी। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमें थॉर्नडाइक ने दी थी। नेक्स्ट है हमारा, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो है कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। हु इज़ द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वुंट, सेकंड है हमारा विलियम जेम्स, थर्ड है हमारा विलियम स्टर्न, और फोर्थ है हमारा सिगमंड फ्राइड। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वुंट, तो आपको याद रखना है कि जो विलियम वुंट हैं इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने जो है फर्स्ट लेबोरेटरी खोली थी जर्मनी में, और जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो भी जो है विलियम वुंट ने दिया था। सेकंड है हमारे विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स को जो है अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने जो है वो एक बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है हमारे विलियम स्टर्न, और फोर्थ है हमारे सिगमंड फ्रॉइड। तो इन्होंने जो है साइको एनालिसिस की जो थ्योरी दी है। तो फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो विलियम जेम्स को कहा जाता है, और स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं वो विलियम वुंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लोएस्ट स्टेज ऑफ नीड इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो आवश्यकताओं के पदानुक्रम में आवश्यकताओं में निम्नतम चरण क्या है? तो आपसे सबसे लोएस्ट स्टेज पूछी है। फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, थर्ड है हमारा एस्टीम नीड, और फोर्थ है हमारा सेफ्टी। तो हमने सबसे पहली जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड हमारी सेफ्टी थी। आपको फिजियोलॉजिकल में आपकी बेसिक नीड्स आती हैं, और सेफ्टी में आप अपने घर के बारे में सोचते हो, जॉब के बारे में सोचते हो, और थर्ड थी हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, और ये फोर्थ हमारी सेल्फ एस्टीम थी, और फिफ्थ थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे लोएस्ट जो थी हमारी वो थी शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
इट आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोरालिटी, नैतिकता। सेकंड है हमारा प्लेजर, आनंद। थर्ड है हमारा रियलिटी, वास्तविकता, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेजर। नेक्स्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आधुनिक मनोवैज्ञानिक का अध्ययन। फर्स्ट है हमारा सोल, सेकंड है हमारा बिहेवियर, सेकंड है हमारा माइंड, थर्ड है हमारा बिहेवियर, फोर्थ है हमारा कॉन्शियसनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर माइंड और बिहेवियर दोनों आ जाएगा। मॉडर्न साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किंडरगार्टन विधि द्वारा दी गई है। किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एरिस्टोटल, सेकंड है हमारा कुर्ट लोइन, फोर्थ है हमारा जॉन डुई और थर्ड है हमारा जॉन डुई और फोर्थ है हमारा फ्रेडरिच फॉरवेल। तो किंडरगार्टन जो मेथड है वो है फ्रेडरिच फॉरवेल ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लास्ट है हमारा फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट। कॉग्निटिव मूवमेंट के जो फादर हैं वो कौन है? हमारे बंडूरा हैं। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक बंडूरा हैं। सेकंड है हमारी बुक है एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो ये बुक किसने लिखी? तो ये फ्रायड ने लिखी थी। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है वो है हमारे क्लार्क हल। ये प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एक बुक का नाम है, व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, तो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। नेक्स्ट, तो आज हमने साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करा, मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करा और सेल्फ थ्योरी के बारे में डिस्कस करा। ओके, थैंक यू।